हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज की डेट है 25 जून एंड 25 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप मुझसे इन 4 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, मयूरी भागवानी के नाम से आपको ये मिल जाएगा। इन लेक्चर्स की PDF मैं यहीं पोस्ट करती हूँ। मेल पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में हमारे पास कुछ नहीं है। आज GS2 में हम ब्रिक्स के बारे में एक आर्टिकल आया है, एडिटोरियल, इसको देखेंगे। ओके। इसके अलावा गवर्नेंस में गन लेजिस्लेशन, तो देखो इसको वैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ ये है कि US के जो पार्लियामेंट है, वहाँ का सेनेट, उसने यहाँ पे गन्स को लेकर लेजिस्लेशन बनाया कि गन्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन ये तो हम देखेंगे ही, साथ में देखेंगे इंडिया की गन लेजिस्लेशन क्या कहते हैं। वैक्सीन प्रिवेंटेड 42 लाख डेथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, लेंसेट की रिपोर्ट है, और ये बताती है कि इंडिया में अगर वैक्सीन नहीं लगती तो 42 लैक्स और डेथ हो सकती थी। ठीक है, तो 42 लैक्स को डेथ्स को प्रिवेंट करने का काम किया है हमारी कोविड की वैक्सीन ने। इसके अलावा NCPCR गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम GS3 में एनवायरमेंट में देखने वाले इन्वेजिव स्पीसीज इन काजीरंगा के बारे में, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो, आज मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि एथिक्स का हमारा जो कोर्स हमने लॉन्च किया है GS पेपर 4 के लिए, इसकी जो लास्ट लास्ट मतलब सबसे लास्ट डेट जो है, जब आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो, इसके बाद आप एनरोल नहीं कर पाओगे, दैट इज़ मंडे। क्योंकि देखो, अभी ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं इस कोर्स को लेकर। तो जो लोग भी अब भी एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं टिल मंडे। मंडे के बाद इसके एनरोलमेंट्स मैं आगे नहीं एक्सपांड करूँगी। इसके एनरोलमेंट लास्ट आप मंडे तक कर सकते हो, और इसका ऑफर प्राइस अभी भी एक्सपांडेड चल रहा है, ₹2999। ओके। अच्छा, इसका जो डेट चालू हो चुका है, ये पूरा कोर्स ये 20 जून से चालू हो चुका है। तो जिन लोगों के लेक्चर्स रह गए हैं उनको रिकॉर्डेड सेशंस दिए जाएंगे। ओके, आगे बात कर लेते हैं। इन्वेजिव वीड 17 प्लांट स्टिफलिंग काजीरंगा। तो देखो, बेसिकली क्या न्यूज़ है। काजीरंगा जो है, काजीरंगा एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है, और एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब याद रखना, काजीरंगा में आपको बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं, एलिफेंट्स मिलते हैं। वन हॉर्न्ड राइनोज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये, वन हॉर्न्ड राइनोज आपको सबसे ज़्यादा यहाँ मिलते हैं। और काजीरंगा है कहाँ पे? असम में है। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है, यहाँ पे काजीरंगा जो पूरा नेशनल पार्क है, यहाँ पे कई सारी इन्वेजिव स्पीशीज हमको देखने को मिल रही है। अब ये इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है, पहले ये समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का मतलब क्या होता है। एलियन स्पीशीज जो होती है, एलियन स्पीशीज मतलब कोई बाहर से आई हुई स्पीशी। ठीक है, एलियन स्पीशी का मतलब है, देखो, एक होते हैं जैसे नेटिव। ठीक है, नेटिव लोग होते हैं यानी कि हमारे खुद के देश के लोग। ठीक है, एलियन लोग कौन से होते हैं? जो बाहर से आए, जैसे हम बोलते हैं ना, एलियन आए स्पेसशिप से, तो दूसरे प्लैनेट के लोगों को हम एलियन बोलते हैं। तो वैसे ही एलियन स्पीशीज होती हैं। मान लो कोई एक एरिया है, मान लो ये नेशनल पार्क है असम का, इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं जो इस रीजन में उगते ही नहीं है नेचुरली। ठीक है, इनको यहाँ से यहाँ पे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली लाया गया है बाहर से, इसको हम बोलते हैं एलियन स्पीशीज। और जब ये एलियन स्पीशीज इस नेटिव एनवायरनमेंट में हार्मफुल इफेक्ट्स शो करने लगते हैं, तो हम इसको इन्वेजिव एलियन स्पीशी कहते हैं। ठीक है, तो एलियन स्पीशीज इन्वेजिव तब हो जाते हैं जब पहली चीज़ तो उसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बाहर से आप किसी नॉर्मल रेंजेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और ये जो स्पीशीज़ हैं एलियन होने के साथ, ये जो नेटिव स्पीशीज़ है ना, उनको यहाँ पे आउट कम्पीट कर रहे हैं, यानी कि उनका जो एग्जिस्टेंस है उसको क्राइसिस में लेकर आ रहे हैं। मतलब मान लो कि ये एक आपका गार्डन है, गार्डन में आपने ये मान लो कुछ रोज के प्लांट्स उगाए। ठीक है, रोज के प्लांट्स उगाए, उसके बाद आप देखते हो थोड़े दिन बाद कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी आ गए हैं, जिनको आपने नहीं उगा था, ये खुद से आ गए हैं। ठीक है, और इनकी जो एक्स्ट्रा प्लांट्स आए, इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती जा रही है कि ये रोज के प्लांट को बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाले जो प्लांट है ये अनडिजायर्ड प्लांट है। ठीक है, जिनको आपने तो नहीं उगाया, इनको हम वीड भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये इस एनवायरमेंट के नहीं है, कहीं बाहर से आए, तो इनको बोलेंगे एलियन स्पीशीज। और क्योंकि ये दूसरे जो यहाँ पे रोज के प्लांट आपने उगाए हैं, इनको यहाँ पे उगने नहीं दे रहे, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब नेटिव स्पीशीज को आउट कम्पीट कर दें तो इसको हम बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इन्वेजिव एलियन में एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म भी जो है तो होते हैं, ये भी इन्वेजिव हो सकते हैं। ठीक है, और ये हाई फिनोटाइपिक
प्लास्टिसिटी के होते हैं, यानी कि इनका जो एडजस्टमेंट पावर है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हर फिजियोलॉजी के हिसाब से एडजस्ट कर जाते हैं, अडाप्ट कर देते हैं, इसीलिए इनकी ग्रोथ जो होती है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है, ठीक है। कभी आप देखते होंगे किसी प्लांट को बाहर से लाया जाता है, ठीक है, इंटेंशनली लाया जाता है डेकोरेशन वगैरह के लिए, और अगर आप उसको अपने गार्डन में उगाओगे ना वो अपनी बहुत ज़्यादा स्पेस घेरने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अडाप्ट बहुत ईजिली कर लेते हैं दूसरे एनवायरमेंट से, ठीक है। और इनके चक्कर में क्या होता है, जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती थी वो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाती है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे बिगेस्ट कॉज जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस और स्पीशी एक्सटिंक्शन का वो यही है कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के आने से बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ग्लोबल थ्रेट बन जाती है फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड का। कैसे, देखो मान लो ये एरिया है आपका फार्म एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आप कोई क्रॉप्स उगाते हो, लेकिन इन क्रॉप्स में इस तरह के इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ अगर आ जाते हैं तो ये इन क्रॉप्स को उगने नहीं देंगे और इन क्रॉप्स की ग्रोथ को रोक के रखेंगे, इसीलिए ये फूड सिक्योरिटी को भी इशू बनाते हैं, फूड सिक्योरिटी का भी थ्रेट क्रिएट करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो यहाँ पे रिड्यूस करता है रिजिलियंस ऑफ हैबिट। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है कि यहाँ पे रिजिलियंस कम होता जाता है, ठीक है। तो जो नेटिव स्पीशीज़ यहाँ रह रही हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाती हैं, हैबिटेट में कुछ इस तरह से चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक थ्रेट तो है ही, उसके ऊपर दूसरा थ्रेट क्लाइमेट चेंज बन जाता है। साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो इन्वेजिव स्पीशीज़ के। पहला तो ये कि इनका रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से और एक्सपांशन बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। इनमें डिस्पर्जन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इनमें एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिसमें ये वेराइटी ऑफ फूड फॉर्म्स में थ्राइव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एनवायरमेंटल सेटिंग्स में अडाप्ट कर सकते हैं, ये इनकी कैपेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखो, दो प्लांट्स के नाम है लेंटाना और प्रोसोपिस जुलीफोरा, ठीक है। ये नाम याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, इनवेजिव एलियन स्पीशीज़ के बारे में, और इसी के ऊपर आपसे मेंस में क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब थोड़ा सा न्यूज़ पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे कई सारी लगभग 18 इन्वेजिव प्लांट्स मिले हैं इस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में, और यहाँ पे जो प्लांट्स मिले हैं यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स इनक्रोच कर रहे हैं पूरे के पूरे नेशनल पार्क को, ठीक है। यहाँ पे जो नेचुरल यहाँ पे स्पीशीज़ मिलते हैं प्लांट्स के वो उग ही नहीं पा रहे हैं, वो ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज इन्वेजिव स्पीशीज़। ओके, लगभग 40% जितने भी टाइगर रिजर्व हैं इंडिया के, इनको कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ ने घेर के रखा है, जिसमें एक तो देखो नाम यहाँ पे दिया हुआ है पेरेथेनियम और लेंटाना, ठीक है। ये दो स्पीशीज़ है पेरेथेनियम और लेंटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा जो प्रेवलेंट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है ना उनमें से ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं ये पूरे पाथ को, जिन एरियाज़ में जो पगडंडियाँ होती हैं ना जहाँ पे एनिमल्स चलते हैं ये सब करते हैं, तो उन पाथ को भी क्लॉक करते जा रहा है और पूरा का पूरा ग्रासलैंड को कवर कर रहे हैं ये, ठीक है। अब इनके ऊपर जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो इन एनिमल जो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है ना इनके ऊपर फीड भी नहीं करते हैं, उनको चाहिए होती है नेटिव जो प्लांट्स है वो फीड करने के लिए। अब यहाँ पे जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ इतने बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे जो एनिमल स्पीशीज़ है नेटिव यहाँ के उनको भी खतरा हो रहा है, क्योंकि उनके लिए खाने को कुछ बचेगा ही नहीं अगर ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ है यही फैलते जाएंगे, जो यहाँ का नेचुरल स्पीशीज़ है वो नहीं मिलेंगे तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इशू है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन आज का ये है कि वन हॉर्न राइनो के बारे में आप मुझे बताना इन द कॉमेंट सेक्शन। वन हॉर्न राइनो के बारे में बताना कि IUCN के कौन से कैटेगरी में ये आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की कौन सी कैटेगरी में आता है और कहाँ कहाँ पे मिलता है। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की, जो कि है हमारा NCPCR ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर चाइल्ड एक्टर्स। तो NCPCR क्या है, पहले तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, अब देखो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है, नाम से समझ में आ रहा है कि बच्चों के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये कमीशन। अब इस कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस ड्राफ्ट के फॉर्म में डाली हैं कि यहाँ पे जो चाइल्ड एक्टर्स होते हैं ना, जो आप देखते हो सीरियल्स वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में जो चाइल्ड एक्टर्स होते हैं उनको लेकर, कि चाइल्ड एक्टर्स अगर किसी भी प्रोड्यूसर को अपने शो में या अपनी मूवी में चाइल्ड एक्टर्स को रखना है तो उसको यहाँ पे पहले परमिशन लेनी होगी अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो DM से परमिशन लेने के बाद ही यहाँ पे वो चाइल्ड एक्टर्स को एम्प्लॉय कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे सिर्फ परमिशन लेना काफ़ी नहीं है, एक सेफ एनवायरनमेंट उनके लिए, बच्चों के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, एक प्राइवेट ट्यूटर इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड एक्टर्स अगर शोज़ में या मूवीज़ में काम करेंगे तो उनका पढ़ाई का नुकसान होगा, तो उसके लिए उनको एक प्राइवेट ट्यूटर रख के देना पड़ेगा। और इसके साथ
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है पूरी सब चीज़ें देखने के बाद, जांचने के बाद ही इनको परमिशन देगा। तो ये तो छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, इसके बारे में देखते हैं। तो 2007 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश हुआ है, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू ये स्टैब्लिश हुआ है। नाम है इसका कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो 2005 का ये एक्ट है और 2007 में ये नेशनल कमीशन बना था। आता है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, ठीक है। और यहाँ पे चाइल्ड को डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन हु इज अंडर 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। तो 18 साल से छोटे जो भी लोग हैं उनको चाइल्ड माना जाता है। इसका मैंडेट ये है कि जितनी भी लॉज, पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनते हैं वो सभी चाइल्ड राइट्स को ध्यान में रखते हुए बने। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड राइट्स के लिए अलग से कई सारे आर्टिकल्स हैं, और यूएन का कन्वेंशन भी हमने साइन किया हुआ है राइट्स ऑफ चाइल्ड को लेकर। इन दोनों के यहाँ पे अलाइनमेंट में सारी पॉलिसीज और लॉज बनने चाहिए, ये इस कमीशन का मैंडेट है। अब देखो आरटीआई जो आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बात करता है कि सभी को यहाँ पे एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए। तो इसके अंतर्गत एनसीपीसीआर के पास भी कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जैसे कि अगर कोई भी वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है तो यहाँ पे कंप्लेन अगर इनको मिलती है तो ये उसके लिए इंक्वायर कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को समन कर सकते हैं और एविडेंस मांग सकते हैं, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की मांग कर सकते हैं, एक रिट पिटीशन भेज सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अगर इनको कोई ऐसा केस मिलता है। तो ये यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है और जो भी ऑफेंडर है उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ऑफेंडर के प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरिम रिलीफ को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको अभी तक के लिए ये रिलीफ जो है हम रिकमेंड कर रहे हैं। कंपोजिशन में याद रखना कि इनमें 6 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है। ये चेयरपर्सन 65 ईयर एज तक का हो सकता है और ये 6 लोग जो हैं ये 60 ईयर एज ग्रुप के हो सकते हैं। इसमें से जो टोटल 7 मेंबर्स हैं जिसमें से कम 2 लोगों को विमेन होना पड़ेगा। ओके, तो ये इसका बारे में आपको याद रखना है एनसीपीसीआर के बारे में। ओके, आगे बात कर रहे हैं। यूएस हाउस पासिस गन सेफ्टी लेजिस्लेशन। तो देखो यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में लास्ट 1-2 महीने में बहुत सारी मास शूटिंग हुई है, ठीक है। मास शूटिंग हुई है। अब यहाँ पे मास शूटिंग का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन जो गन स्टोर्स हैं वहाँ से गन खरीद सकता है। ये गन को खरीद के ये यहाँ पे किसी भी एरिया में जाके इसको यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे मेजॉरिटी केसेस में यही होता है। कोई भी बच्चा भी जो है, ठीक है, 18 ईयर्स का कोई बच्चा है वो भी यहाँ पे क्या करता है, किसी भी गन स्टोर में जाता है, गन परचेज करता है और वो इतना अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहता है या जो भी उसको मेंटल इलनेस है, इन सब के कारण वो जहाँ पे भी जाता है उसमें ओपन कर देता है फायर। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है, अंत में खुद को भी मार लेता है। तो इस तरह की मास शूटिंग्स बहुत ज़्यादा, एक महीने में 3 से 4 मास शूटिंग हुई है यूएस में इस तरह से, ठीक है। अब इसीलिए यूएस का जो सीनेट है उसने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे गन्स को यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट किया था, अगर अब रिस्ट्रिक्ट करने की बात है तो क्या पहले ऐसा नहीं हुआ था? पहले भी कई सारी मास शूटिंग हुई है, लेकिन अभी क्यों इस रिस्ट्रिक्ट करने की बात हुई है, क्योंकि देखो अब जो है, इससे पहले क्या होता था कि गन मैन्युफैक्चरर्स की एक लॉबी हुआ करती थी, और ये जो लॉबी थी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लॉबी है यूएस में। और ये लॉबी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन है, जैसे जो प्रेसिडेंट है, जो पार्टीज है यहाँ पे, दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इनको काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जैसे हमारे देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, उनका नाम जोड़ा जाता है गवर्नमेंट के साथ, वैसे ही यहाँ पे गन लॉबीज है, ठीक है, इनका नाम जोड़ा जाता है गवर्नमेंट के साथ। तो इनके प्रेशर के कारण जो गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रही थी अब तक। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा हद हो गई है, एक महीने में 3 से 4 मास शूटिंग बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें यूएस में ही हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। तो इसलिए यूएस का नाम भी बहुत बदनाम हो रहा है, प्रेशर भी है ह्यूमन राइट्स को लेकर, और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट को लग रहा है बोल्ड डिसीजन लिया जा सकता है। इसीलिए इस बार पहली बार ये गन सेफ्टी लेजिस्लेशन को लेकर बिल्स पास यहाँ पे हो गई हैं, ठीक है। अब बस जो बाइडेन की साइन की ज़रूरत है, जो कि हो जाएगी बहुत आसानी से। तो यहाँ पे कुल मिला के गन कंट्रोल बहुत सालों से यहाँ पे एक इशू चल रहा है, उसके ऊपर फाइनली एक मोहर लग गई है कि अब इसके रिगार्डिंग लॉज बन रहे हैं कि गन सेफ्टी हम कैसे इंश्योर करें, किस तरह से लेजिस्लेशन बनाए गन्स के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करने का, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं, गन्स को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं इसका यूज़। लेकिन इसके फिर भी इसके अपोजिशन में गवर्नमेंट और जो यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो सीनेट के मेंबर्स हैं, डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, सभी ने सपोर्ट किया है यहाँ पे इस बिल को, ठीक है। हाँ, कुछ रिपब्लिकन हैं यहाँ पे ऐसे लोग जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया, लेकिन मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया है इस बिल को। ओके, आगे बात करते हैं।
अब देखो ये तो हमने बात करी यूएस की। यूएस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया। तो इंडिया में कौन से गन लेजिस्लेशन लॉ है? तो इंडिया का जो गन लेजिस्लेशन लॉ है वो है आर्म्स एक्ट 1959। तो गन्स को रिस्ट्रिक्ट करने का जो लॉ इंडिया में है दैट इज ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959। इसमें काफ़ी एक्सटेंसिवली बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, जैसे कौन इसको अक्वायर कर सकता है, कौन इसको पजेस कर सकता है, कौन मैन्युफैक्चर कर सकता है, कौन सेल कर सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो है ये सब कुछ कैसे क्या होगा आर्म्स का, ये बताया गया है इस एक्ट में। अब इसमें बताया गया है कि अगर किसी को गन लाइसेंस चाहिए तो वो क्या किस तरह के उसके क्राइटेरियाज होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो देखो पहली चीज़ तो मिनिमम एज उसकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, उसको कोई भी ऑफेंस में इस तरह का कन्विक्शन उसका नहीं होना चाहिए लास्ट 5 सालों में जिसमें वो किसी वायलेंस या मॉरल टर्पिट्यूड में शामिल हो, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये कि प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि आपके पास इतने बंगले या इतना ज़मीन है तो ही आपको ये गन का लाइसेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चौथी चीज़ ये कि गन लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है? होम मिनिस्ट्री। और जब होम मिनिस्ट्री को ये होम मिनिस्ट्री को जब एप्लीकेशन मिलेगी गन के लाइसेंस को लेकर, तो जो ऑफिसर इंचार्ज उसके आसपास के पुलिस स्टेशन में होगा वो यहाँ पे पूरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा कि जिस पर्सन को गन चाहिए उसके बारे में पूरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, और फाइनली फिर उस इंक्वायरी के बेसिस पे उसको लेजिस्लेशन के हिसाब से जो क्राइटेरियाज हैं उसके हिसाब से उसको लाइसेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो याद रखना आर्म्स एक्ट के बारे में, एक तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस में बना है, और दूसरी चीज़ अभी आपको पता है सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई है, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस से पंजाबी सिंगर थे, ठीक है। तो सिद्धू मूसेवाला को भी इसमें चार्ज किया गया था आर्म्स एक्ट में, ओके। तो यहाँ पे आर्म्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, इसमें देखो प्रोहिबिटेड आर्म्स की बात भी की हुई है कि कौन कौन से आर्म्स प्रोहिबिटेड है हमारे देश में। जैसे ऐसे आर्म्स जो किसी तरह की टॉक्सिक लिक्विड या गैस को एमिट करते हैं, या फिर जो वेपन्स ऐसे होते हैं जिसको प्रेशर के थ्रू आप अप्लाई करोगे, ट्रिगर के थ्रू आप अप्लाई करोगे, इस तरह के जो आर्म्स हैं वो प्रोहिबिटेड है। दूसरी चीज़, no entity is permitted to sell or transfer any firearm which does not bear the name of maker। तो जिस भी पर्सन ने उस आर्म को बनाया है तो उस मेकर का नाम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का नंबर होना चाहिए, और स्टैम्प्ड आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए हर यहाँ पे वेपन के ऊपर। उसके बिना आप किसी भी वेपन को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा आर्म्स एक्ट अभी 2019 में यहाँ पे अमेंड भी किया गया था। इसमें बोला गया था कि एक पर्सन को यहाँ पे पहले 3 आर्म्स के लिए लाइसेंस मिलता था, अब मैक्सिमम 2 आर्म्स के लिए ही लाइसेंस मिलेगा। और जो लाइसेंस पहले मिलता था ये 3 साल के लिए मिलता था, अब 5 साल के लिए लाइसेंस मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन भी रखे गए हैं कि यहाँ पे किस किस टाइम पे हम लाइसेंस्ड वेपन्स को भी कम करने की कोशिश करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे सोशल हार्मनी के लिए। पनिशमेंट यहाँ पे बोली गई है, अगर आप वायलेशन करते हो आर्म्स एक्ट का तो पहले 7 साल की सज़ा होती थी, अब 14 ईयर्स की सज़ा होगी, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर मेन्स, ओके। आगे बात करते हैं। वैक्सीन प्रिवेंटेड 42 लाख डेथ्स इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आई है, लेंसेट की जो रिपोर्ट है ये आई है, और इसमें बोला गया है कि जो कोविड की वैक्सीन हैं उन्होंने कई सारे लोगों की जान बचाई है। ओवरऑल आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में तो 2 करोड़ लोगों की जान बचाई है इन वैक्सीन्स ने, ये क्लेम करता है ये रिपोर्ट। और इंडिया की बात करें तो लगभग 42 लाख लोगों की जान बचाई है इन वैक्सीन्स ने, ये क्लेम करती है ये रिपोर्ट, ओके। इसमें बेसिकली 185 कंट्रीज जो हैं इनमें पूरा सर्वे हुआ था, और इसमें जो ये पता चलता है कि जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है, लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे अफ्रीका और एशिया की जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिली है। पहले तो इनको वैक्सीन्स नहीं मिल रही थी, और जब वैक्सीन्स मिली तो सबसे ज़्यादा जानें यहीं पे बची है, ठीक है। क्योंकि मतलब समझो यहाँ के लोग इतने ज़्यादा वल्नरेबल थे इस कोविड से कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानें जाने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द वैक्सीन्स यहाँ पे ये जानें बच पाई हैं, ठीक है। और इसमें एक कंट्रीब्यूशन इंडिया का भी है, क्योंकि इंडिया की जो वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी थी, ठीक है, उसने कई सारी लोअर इनकम कंट्रीज़ की मदद करी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे इंडिया ने जो एक सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम चलाया था, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई थी, वो फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव थी, और आज की डेट में लगभग 196.62 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, ठीक है। तो कम्युलेटिव वैक्सीनेशन इतना हो चुका है हमारे देश में। ये तो कुछ रिपोर्ट थी। इसके बाद वैक्सीन्स की बात कर लेते हैं कि वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं। तो देखो वैक्सीन्स जो है किस तरह से काम करती हैं। वैक्सीन वर्क बाय इमिटेटिंग अ बैक्टीरिया और वायरस यूजिंग
यूजिंग mRNA और अ डेड और वीकेंड वर्जन ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस। तो देखो क्या होता है, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अब इसको कोविड की वैक्सीन लग रही है, तो क्या होगा, कोविड वायरस जो है इसके mRNA को लिया जाएगा, ठीक है, mRNA को लिया जाएगा और mRNA का वीकेंड वर्जन जो है, यानी कि इसी वायरस का जो वीकेंड या डेड वर्जन है वो इसमें इंजेक्ट किया जाएगा। अब इससे क्या होता है, आपने देखा होगा वैक्सीन लगने के बाद 1-2 दिन शायद बुखार भी रहता है ना, तो वो क्यों लगता है, क्योंकि आपके अंदर वायरस को ही इंजेक्ट किया गया है, लेकिन ये एकदम अटेनुएटेड, एकदम वीकेंड वायरस है। अब ये क्या करेगा, हो सकता है आपको एक दिन बुखार रहे, ठीक है, अभी सबने कोविड की वैक्सीन लगवाई थी तब भी लोगों को हो रहा था बुखार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वायरस ही इंजेक्ट किया जा रहा है, ओके। लेकिन ये वायरस वीकेंड है तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में क्योंकि बुखार होगा, उसके बाद आपकी बॉडी ये समझ जाएगी कि ये एक एक्सटर्नल एजेंट है, आपकी बॉडी इसको पहचान लेगी और अगली बार जब भी इस तरह का वायरस आपकी बॉडी में एंटर करना चाहेगा तो आपकी बॉडी तब तक इम्यून सिस्टम अपना डेवलप कर चुकी होगी अगेंस्ट दिस वायरस, ओके। तो चाहे फिर ये स्ट्रॉन्ग वायरस एंटर करे या वीक वायरस स्ट्रॉन्ग करे, अटैक करे आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी इसको इसके अगेंस्ट यहाँ पे काम करने के लिए रेडी है, इम्यून सिस्टम अपना डेवलप कर चुकी होगी। तो वैक्सीन जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर कर देती है कि ये वायरस जब आए तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है और इससे लड़ना भी है। इसके अलावा when the body encounters a real virus it releases antibodies specific to combat the virus। तो जब भी यहाँ पे रियल वायरस आपको अटैक करेगा तो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर इस तरह की एंटीबॉडीज पैदा हो चुकी हैं जो इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हों, ओके। तो वैक्सीन इस तरह से काम करती है, ओके। आगे बात करते हैं, लास्ट आज का आर्टिकल जो एक एडिटोरियल है, ब्रिक बाय ब्रिक। तो देखो ब्रिक क्या है, पहले ये समझो, ब्रिक्स जो है ये एक एक्रोनिम है, ठीक है। एक्रोनिम किसका है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। पहली ब्रिक्स की समिट 2009 में रशिया में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका को भी इनवाइट किया गया था 2010 में, और अल्टीमेटली 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात समझो, ब्रिक्स लीडर समिट जो होती है, जहाँ पे भी होती है ना, रोटेट करती है, इसकी जो चेयरमैनशिप है रोटेट करेगी। अभी चाइना ने इसको लीड किया था, तो चाइना की साइड से वर्चुअल एक समिट बुलाई गई थी, तो 14th समिट थी ये ब्रिक्स की, ठीक है, जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो ये 14th ब्रिक्स समिट हुई, ठीक है, जहाँ पे 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे कई सारी चीज़ें नई निकल कर भी आई हैं, जैसे एनडीबी वगैरह आया है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे बना था बिकॉज ऑफ दिस ब्रिक्स ओनली, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई है कि जो ब्रिक्स 5 कंट्रीज हैं, अब इनके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के एरियाज बताए गए हैं। जैसे कन्वर्जेंस के एरिया कौन कौन से, हमारे मोदी जी ने भी बोला कि जो गवर्नेंस का हमारा अप्रोच है ना, हम सभी कंट्रीज़ का लगभग सिमिलर है। तो एक तो कन्वर्जेंस का एरिया ये हो गया। दूसरा कन्वर्जेंस का एरिया है कि हम सभी कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, सभी चीज़ों के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, और ये फाइनेंसिंग हमको मिल रही है वाया एनडीबी, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके थ्रू हमको ये फाइनेंसिंग मिल रही है। तो इसके लिए भी हम साथ में सब काम कर रहे हैं, ओके। लेकिन कुछ डाइवर्जेंसेस भी हैं। डाइवर्जेंस क्या है, पहला डाइवर्जेंस ये है कि यहाँ पे यूएन के रिफॉर्म्स को लेकर, ठीक है, हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है, इंडिया और ब्राज़ील भी चाहता है ये चीज़ कि हम दोनों जो दोनों कंट्रीज हैं, इंडिया और ब्राज़ील, ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मिला के सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हम कंट्रीज जो हैं, इंडिया और ब्राज़ील, वो चाहते हैं कि हमारा जो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है, इनका दायरा बढ़ाया जाए, इंडिया और ब्राज़ील को भी परमानेंट मेंबर्स में शामिल किया जाए। लेकिन चाइना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। रशिया तो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, हमको मंजूर है, लेकिन चाइना बहुत अपोज करता है, और चाइना ब्राज़ील को नहीं, इंडिया को अपोज करता है कि इंडिया को हम परमानेंट मेंबर नहीं बनने देंगे, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि क्यों यहाँ पे अपोज करता है, ठीक है। तो पहला तो डाइवर्जेंस एरिया ये है। दूसरा डाइवर्जेंस एरिया है टेररिज्म को लेकर। हम आपको पता है कि इंडिया स्ट्रांगली खड़ा होता है टेररिज्म के अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन चाइना जो है पाकिस्तान की साइड रहता है। अभी भी इंडिया ने प्रपोज किया था, इंडिया और यूएस ने प्रपोज किया था यूएनएससी के पास कि देखो एक यहाँ पे टेररिस्ट है जिसका नाम है मक्की, ठीक है, ये लश्कर तैयबा जो है इसका डिप्टी चीफ है, इसको हमको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यहाँ पे नाम देना चाहिए अंडर यूएनएससी, ठीक है। तो चाइना ने उसके ऊपर एक तरह से वीटो लगा दिया, बोला कि नहीं नहीं, अभी इसके एविडेंसेस हमारे पास पूरे नहीं है। तो बेसिकली चाइना यहाँ पे पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि ये कि कहाँ रहेगा, पाकिस्तान में, जितने भी टेररिस्ट कहाँ रहते पाकिस्तान में, तो ये चाइना पाकिस्तान की इमेज को बचाने के लिए यहाँ पे इसने वीटो लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी यूक्रेन को लेकर हम सभी में एक कन्वर्जेंस देखने को मिला है, ठीक है। यूक्रेन का जो अभी इशू चल रहा है उसमें सभी कंट्रीज ने ये बोला है कि यहाँ पे डायलॉग और डिप्लोमेटिक तरीकों से इस इशू को हमको सॉल्व करना चाहिए, हमको दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इसमें हमने रशिया को कहीं पे भी क्रिटिसाइज नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा देखो अब
यहाँ पे डाइवर्जेंस में आते हैं तो तीसरा इशू ये भी है नेटो को लेकर और यूएस को लेकर, ठीक है। तो नेटो के अगेंस्ट और यूएस के अगेंस्ट है रशिया और चाइना, ठीक है। लेकिन इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है यूएस, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे नेटो या यूएस के अगेंस्ट नहीं है, तो ये भी एक डाइवर्जिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। तो और चौथा जो डाइवर्जिंग इंटरेस्ट है वो ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे गालवान वगैरह का क्लैश भी हुआ था, अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी क्लैश हुआ था। तो चाइना का इंटरेस्ट अलग है, इंडिया का इंटरेस्ट अलग है। तो डाइवर्जिंग इंटरेस्ट भी है और कन्वर्जिंग इंटरेस्ट भी है। हमको इन दोनों को बैलेंस करना है, कोऑपरेट करना है और पांचों कंट्रीज को साथ में आना है। जैसे हम कुछ कुछ सेक्टर्स में साथ में आए भी हैं। हमने एक डिसाइड किया है कि सारी 5 ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलेशन बनाएंगे साथ में मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे एक जॉइंट कॉन्स्टिलेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे भी हम साथ में काम करना चाह रहे हैं। तो एरियाज बहुत हैं, हमको यहाँ पे रास्ता ढूंढना पड़ेगा सो दैट वी कैन बैलेंस आउट आर अप्रोच रिगार्डिंग ऑल दीज कंट्रीज, ओके। तो ये था हमारा आर्टिकल अबाउट ब्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वन हॉर्न राइनो के बारे में, उसका ज़रूर आंसर कमेंट करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना हमारे वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।